ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। इसमें लिखना कंपाउंड कंटेनिंग 3OH ग्रुप, कंपाउंड कंटेनिंग 3OH ग्रुप at successive carbon atom are called triols, triol। इससे पहले जो पढ़ाया था वो ग्लाइकॉल पढ़ाया था, तो ग्लाइकॉल में 2 कंटिन्यू रहता है। इसमें आगे लिखना ग्लिसरॉल, is the simplest ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ग्लिसरॉल के बारे में पढ़ेंगे, तो फिर से हेडिंग डालना ग्लिसरॉल। इसमें लिखना ग्लिसरॉल कंटेन 3OH ग्रुप, ग्लिसरॉल कंटेन 3OH ग्रुप with boiling point 563 Kelvin। The higher boiling point is due to एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 3 OH है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा बनेगा। एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, फॉर्मूला लिख लेना ग्लिसरॉल का, ये है ग्लिसरॉल का फॉर्मूला, जिसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। आगे लिखना इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। इट इज कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड। It is colorless and odorless liquid having sweet taste, soluble in water and insoluble in ether, soluble in water and insoluble in ether। It is non-toxic, sorry, and used as antifreeze, ANTIFREEZE, antifreeze in automobile radiation, radiator, जो रेडिएटर में वाटर को डाल के उसको कूलिंग किया जाता है ना, उसके तौर पे यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर। तो ग्लिसरॉल का सिंपल क्या जाने हम। इससे पहले तुम्हें 2 OH पढ़ाया था मैंने, 2 OH जो पढ़ाया था वो ग्लाइकॉल था,
इथिलीन ग्लाइकोल, तो इथिलीन ग्लाइकोल पे CH2OH और CH2OH, इस पे 2H लगा हुआ था, तो इथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं। और अगर कंटिन्यू 3 बॉन्ड है तो ये सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, जिसको हम बोलेंगे ग्लिसरॉल, या हम उसको ग्लिसरीन भी बोलते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, और ये होगा क्या, ये वाटर के अंदर सोलुबल होगा, क्योंकि वाटर के साथ क्या बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, और ये ईथर में इनसोलुबल होता है, ठीक है, नॉन टॉक्सिक होगा। अब इसका हेडिंग डाल लो प्रिपरेशन। इसका हम प्रिपरेशन कैसे करेंगे, क्योंकि एक दो क्वेश्चन यहां से पूछ लेता है, और ये MS चौहान लगाओगे तो एक दो क्वेश्चन। लिख लिए। प्रोपिन से अगर हम रिएक्शन करवाए Cl2 का और 600 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो यहां से जो रिएक्शन होगा CH, और यहां पर CH2Cl हो जाएगा, और CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये वाला हाइड्रोजन हटेगा और वहां Cl लगेगा, क्योंकि ये रेजोनेंस बनाएगा यहां से। उसके बाद इसको हम रिएक्शन करवा देंगे डाइल्यूट NaOH से। डाइल्यूट NaOH से यहां से NaCl बाहर निकलेगा, और यहां हो जाएगा CH2OH और CH, ये बॉन्ड टूट जाएगा, और CH2OH। तो पहले हम प्रोपीन को रिएक्शन करवाए क्लोरीन के साथ, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा, क्लोरीन यहां जुड़ेगा। क्यों यही हाइड्रोजन निकला, क्योंकि यहां पर निकलेगा तो यहां पर रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज होगा, तो ये यहां पर क्लोरीन स्टेबलाइज हो जाएगा। उसके बाद डाइल्यूट NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, ये Cl बाहर जाएगा, ये बॉन्ड टूटेगा, OH माइनस OH माइनस यहां रिएक्शन कर लेगा। तो ये डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज, बस इतना ही इसमें, ये एडिशनल है प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज में
प्रिपरेशन देख लो पहले यहां पे। प्रिपरेशन में पहला पॉइंट हमारा कैसे बनाया था प्रिपरेशन में, CH2OOCr, CHOOCr और CH2OOCr। इसका रिएक्शन हम कैसे कर रहे थे, एक्वस NaOH के साथ। तो ये पूरा पार्ट बाहर निकलेगा और इसके ऊपर अटैक करेगा OH, तो यहां हो जाएगा CH2OH, CHOH और CH2OH। जो पार्ट बाहर निकला वो सोडियम के साथ सॉल्ट बनाएगा, तो यहां पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, RCOO माइनस, और यहां पर सोडियम अटैच हो जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा और ये 3 टाइम्स बनेगा, यहां से और यहां से। ये पहला प्रिपरेशन था। सेकेंड प्रिपरेशन देख लेना। सेकेंड प्रिपरेशन हम बता रहे थे किससे, प्रोपीन से। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब प्रोपीन का रिएक्शन हम किससे करवा रहे थे, क्लोरीन के साथ। जब क्लोरीन के साथ रिएक्शन, टेम्परेचर कितना था, 600 डिग्री सेल्सियस। यहां वाला एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां क्लोरीन लग जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अब इसका हम रिएक्शन किससे करवा दे रहे थे, एक्वस NaOH से। यहां से हटेगा, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, OH यहां लग जाएगा, CH2OH, CHOH और CHOH। ये 2 प्रिपरेशन, 2 ही बताया था ना। ये 2 प्रिपरेशन राइट डाउन कर लेना, ग्लिसरॉल बनाने का तरीका। अब हम नेक्स्ट कर रहे थे इसका प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में हम सबसे पहले रिएक्शन करवाए थे HNO3 के साथ, केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले हम रिएक्शन देख रहे थे CH2OH, CHOH और CH2OH। पहला हम रिएक्शन देख रहे थे रिएक्शन विथ HNO3। तो आपको यहां क्या लिखना है, OH, और यहां लिखना है NO2, OH NO2, OH और यहां NO2। यहां से वाटर बाहर निकाल देना है। अब ये जो है यहां पर CH2ONO2, CHONO2 और यहां CH2ONO2 बनेगा। तो ये पहला हमने रिएक्शन देखा था। अब दूसरा रिएक्शन हम देखेंगे, तो दूसरा रिएक्शन लिखना, सेकंड रिएक्शन लिखना, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। इसमें लिखना, ग्लिसरॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, ग्लिसरॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, ग्लिसरॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन with KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट, KHSO4, पोटेशियम बाइसल्फेट। अब कैसे डिहाइड्रेशन करवाएंगे, ये हमने ग्लिसरॉल लिख दिया, इस पे OH, इस पे OH और इस पे OH लगा हुआ। ये ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि वाटर यहां से हम निकालेंगे, तो यहां से अगर KHSO4 का रिएक्शन करवाएंगे तो ये डिहाइड्रेशन का काम करेगा, यानी KH पोटेशियम बाइसल्फेट यहां से वाटर रिमूव करेगा, 2 मॉलिक्यूल्स वाटर का रिमूव करेगा,
एक मॉलिक्यूल जो है यहां से वाटर आप निकालोगे, एक मॉलिक्यूल्स वाटर का यहां से निकालोगे, और एक मॉलिक्यूल्स वाटर का आप यहां से निकालोगे। इस दोनों को भी पकड़ सकते हो और यहां से इसको भी पकड़ सकते हो। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से आपको निकालना है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से अल्टरनेट निकालना है। एक OH यहां से उठाना है और एक हाइड्रोजन यहां से, एक OH यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, यानी इसका OH इसका हाइड्रोजन, इसका OH इसका हाइड्रोजन, यानी बीच वाला का OH और हाइड्रोजन दोनों पार्टिसिपेट करेगा, और साइड वाले का एक का H और एक का OH पार्टिसिपेट करेगा। अब यहां से अगर वाटर निकालेंगे तो इसमें डबल बॉन्ड बनेगा, इसमें डबल बॉन्ड बनेगा और इसमें भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहां से हम डबल बॉन्ड बनाएंगे तो ये डबल बॉन्ड बन गया और यहां पर एक हाइड्रोजन लगेगा केवल, ये हाइड्रोजन वाटर बन के निकल गया। तो यहां से एक डबल बॉन्ड बनेगा और यहां से निकालेंगे तो यहां से एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो एक और डबल बॉन्ड बनाएंगे यहां पे, पहले इसको लिख लो। तो ये OH इसका OH इसका OH, इसका OH और H दोनों पार्टिसिपेट करेगा बीच वाले का, इसका OH और इसका हाइड्रोजन के साथ वाटर निकाल देना है, और इसका हाइड्रोजन और इसका OH इसके साथ वाटर निकाल देना है। वाटर निकालोगे इसमें डबल बॉन्ड बनेगा और इसमें भी डबल बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब डबल बॉन्ड के बाद ध्यान दो, यहां पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH रहेगा तो टोटोमरिज्म याद है कि भूल गए? तो यहाँ पे टोटोमरिज्म होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH है तो ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा इनॉल फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म में कीटो फॉर्म में चला जाएगा। तो क्या होगा इसमें टोटोमरिज्म में? तो यहां हम लिख देंगे टोटोमरिज्म। क्या होगा टोटोमरिज्म में? ये डबल बॉन्ड कहां चला जाएगा? ऑक्सीजन पे, और ये हाइड्रोजन यहां चला आएगा। ठीक है, तो ये कितना बॉन्ड? 4 बॉन्ड हो गया, तो यहां पर हो जाएगा एक हाइड्रोजन यहां चला आएगा। तो यहां पर C डबल बॉन्ड C पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे OH है तो ये डबल बॉन्ड यहां बन जाएगा और ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये टोटोमरिज्म करके लिख लेना, आफ्टर टोटोमरिज्म दिस वन विल फॉर्म। और आफ्टर टोटोमरिज्म जो बनता है उसको बोलते हैं एक्रोलिन। एक्रोलिन। तो ये डिहाइड्रेशन वाला इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो ग्लिसरॉल का अगर हम टोटोमरिज्म करवाते हैं तो एक्रोलिन बनेगा, मतलब आफ्टर टोटोमरिज्म हम बोल रहे हैं। वीडियो और सब वो आ रहा है, इसका PDF भेज देंगे, देख लेना क्या करना है। तो डिहाइड्रेशन में अब इसका हम ऑक्सीडेशन देखेंगे। तो नेक्स्ट लिखना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन CH2OH CH2OH और CH2OH। अगर हम ऑक्सीडेशन करते हैं तो ये कई स्टेप में रिएक्शन होता है। अगर पहला बार हम इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो ये बनता है CHO, एल्डिहाइड में चला जाएगा, और ये CHOH और ये CH2OH, यानी केवल इसी का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड। फर्दर अगर ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा COOH और ये हो जाएगा CHOH और ये हो जाएगा CH2OH। इसको बोलते हैं ग्लिसरिक एसिड।
और आफ्टर इसको ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा COH, यानी अलग अलग स्टेप में रिएक्शन होता है और इसको बोलते हैं टार्टोनिक एसिड। टार्टोनिक एसिड। तो फर्स्ट ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड में होगा, देन कार्बोक्सिलिक में जाएगा और सबसे लास्ट यानी स्टेप वाइज इसका ऑक्सीडेशन होता है, लास्ट में टार्टोनिक एसिड बन जाएगा। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं जानना, डायरेक्ट याद रखना है। ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लेकिन कहीं कहीं स्टेटमेंट में देता ही। लास्ट जो है वो है रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। फोर्थ वन है ना, रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। इसका क्वेश्चन MH1 में दिया हुआ है, लेकिन उसका आंसर शायद रॉन्ग है। लिखना एट 83 केल्विन, एट 83 केल्विन, एट 83 केल्विन, सॉरी 383 केल्विन, एट 383 केल्विन ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट at 383 Kelvin, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड कन्वर्ट फॉर्मिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल, इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो ऑक्जेलिक एसिड जो है वो फॉर्मिक एसिड में बदल जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ग्लाइकोल। तो COOH, COH ये ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे 383 केल्विन पर और इसमें होगा ग्लिसरॉल, तो ये बनता है CO2 प्लस फॉर्मिक एसिड। ये पहला याद रख लेना, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है MH1 में कि ऑक्जेलिक एसिड और ग्लिसरॉल में रिएक्शन करने पे क्या बनता है, तो इट विल फॉर्म फॉर्मिक एसिड। इसमें एक सेकेंड वन है, अगर हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन फॉर्मिक एसिड से करवाए टेम्परेचर होगा 833 केल्विन, तो ये एलाइलिक अल्कोहल बनता है, एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। तो व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ग्लिसरॉल रिएक्ट विथ ऑक्जेलिक एसिड at 833 Kelvin, then it form एलाइलिक अल्कोहल, एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल किसको बोलेंगे, यहां पर एक मिनट, CH2OH, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे अगर OH रहेगा तो इसको एलाइलिक अल्कोहल बोलते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पर रहेगा तो एलाइलिक अल्कोहल बोलेंगे। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बाजू वाले कार्बन पे OH है, तो दैट इज नोन एज एलाइलिक अल्कोहल। MH1 है क्या, उसमें देख रहे हैं क्वेश्चन है स्टार्टिंग में ही है। इसमें बताना है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, रेट किसका ज्यादा है। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में आपको बताना है इसका रेट सबसे ज्यादा किसका है। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल में
रेट सबसे ज्यादा किसका है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या बनता है? वाटर को वहां से रिमूव करना है। वाटर रिमूव करोगे तो क्या बनेगा? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ाया था ना? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब ध्यान देना, OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, नहीं होता है ना। वाटर निकालना है, डिहाइड्रेशन करना है। तो जब हम डिहाइड्रेशन करेंगे तो इस पे H+ का अटैक करवाते हैं, क्योंकि ये अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। तो इस पे H+, ये जो लोन पेयर है इसके द्वारा हम H+ का अटैक करवाते हैं, यहां प्लस बनता है। अब ये भी क्वेश्चन है MH1 में, सेम टू सेम क्वेश्चन है। OH का हाइड्रेशन क्यों करवाते हैं, यहां पर प्रोटोनेशन क्यों करवा रहे हैं? तो OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है, तो हम H+ को ऐड करवाते हैं इसके साथ। तो जैसे ही H+ ऐड करवाएंगे, मतलब H+ के पास क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ लोन पेयर है, ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। जब लोन पेयर डोनेट करेगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तो डोनर पे आ जाएगा प्लस और एक्सेप्टर पे हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस और माइनस कैंसिल हो जाता है, तो इस बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोटोनेशन करवा रहे हैं, H+ का अटैक करवा रहे हैं। क्यों H+ का अटैक करवा रहे हैं? क्योंकि OH एक अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। अब इसमें होता क्या है, ये ऑक्सीजन जो है इस पे प्लस चार्ज आ गया और ऑक्सीजन को डाइजेस्ट नहीं होता प्लस चार्ज, वो अनस्टेबल हो जाता है, तो यहां से इसको छोड़ के जाना चाहता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स क्या होके जाएगा, लेके जाएगा। तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स लेके जाएगा तो यहां क्या क्रिएट कर देगा, प्लस। तो मैकेनिज्म ऐसे सोचेंगे हम। अब यहां से ये जाएगा तो वाटर बना के निकालेंगे इसको, तो यहां पर क्या क्रिएट हो जाएगा, प्लस। यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, यहां पे क्या क्रिएट होगा, प्लस। अब मुझे बताओ इनमें से कौन सा प्लस केटायन स्टेबल होगा, कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ये। ध्यान देना, कभी भी डबल बॉन्ड पे अगर प्लस आ गया तो मोस्ट अनस्टेबल होता है। ये जो प्लस आएगा, डबल, सिंगल और प्लस क्या है, रिजोनेंस स्टेबलाइज है, ये रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। अब ये डबल बॉन्ड पे प्लस आ गया तो ये अनस्टेबल है, ये भी रिंग पे, बेंजीन रिंग पे प्लस आ गया, ये भी अनस्टेबल है। और यहां पर एटलीस्ट यहां पर क्या है, हाइड्रोजन है, और नहीं तो ये बोल सकते हैं कि 2 डिग्री है, तो यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हाइपर कंजुगेशन हो रहा है यहां पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, 4। तो 4 इसमें भी है, ये तो कम दिया हुआ, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, 4 इसमें भी है। अब उसके बाद हम क्या इसको स्टेबल मानेंगे या इसको मानेंगे, तो हम फर्स्ट को मानेंगे, तो उसके बाद जो आएगा वो फर्स्ट आएगा, थर्ड नहीं आएगा, तो आंसर हो जाएगा इसका C।
नेक्स्ट लिखना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल सोचेंगे तो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी सोचेंगे, जो जितना स्टेबल होगा उसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। नेक्स्ट लिखना, which is hydrolyzed as fastest rate, which is hydrolyzed at the fastest rate। पहला ऑप्शन है, इसमें डिहाइड्रोलाइज नहीं करना, इसमें वाटर को अटैक करवाना है। क्वेश्चन ये है विच इज हाइड्रोलाइज्ड, यानी इसमें OH का अटैक कराना है, किसमें स्पीड सबसे ज्यादा होगा। कौन होगा? कौन होगा? फर्स्ट। क्यों? इससे पहला लोग क्वेश्चन में क्या था, डिहाइड्रोलाइसिस। डिहाइड्रोलाइसिस में क्या करते थे, वाटर रिमूव करते थे। इसमें क्या करना है, हाइड्रोलाइज, यानी वाटर अटैक, उस पर अटैच करवाना है। तो ये क्लोरीन बाहर जाएगा, OH का अटैक कराएंगे ना, तो क्लोरीन बाहर जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस आएगा। ये क्लोरीन बाहर जाएगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। ये क्लोरीन बाहर जाएगा, यहाँ क्या आएगा, ये क्लोरीन बाहर जाएगा, क्या आएगा, प्लस। अब इसमें हम ये देखेंगे कि कौन सा इंटरमीडिएट में स्टेबल बन रहा है। कार्बोकेटाइन का हम स्टेबिलिटी चेक करेंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा वो जल्दी से क्या बनाएगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, जल्दी से अटैक करवाएगा, क्योंकि अब अटैकिंग फास्ट हो जाएगा, OH इस पे जल्दी से अटैक कर लेगा। तो अब यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। तो ये जो कार्बोकेटाइन है वो क्या है, रिजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है। ये तो डबल बॉन्ड पे प्लस है, और ये भी डबल बॉन्ड पे प्लस है, और ये भी रिजोनेंस में है। लेकिन ये और ये रिजोनेंस, ज्यादा रिजोनेंस किस में है, इसमें ज्यादा रिजोनेंस है, तो ये ज्यादा हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, विच हैज मैक्सिमम, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, विच हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू, विच हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू, विच हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू, विच हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू। ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, और डी ऑप्शन विच हैज मैक्सिमम pKa वैल्यू। तो HA अगर
पानी में डालेंगे तो H+ और A- में ब्रेक होगा। अगर हम इसका Ka लिखेंगे तो कंसंट्रेशन ऑफ H+ और कंसंट्रेशन ऑफ A- और कंसंट्रेशन ऑफ Ha। एसिडिक जितना ज्यादा होगा यानी H+ जितना ज्यादा होगा उसका K वैल्यू क्या होगा, ज्यादा। और H+ ज्यादा होना मतलब एसिडिक ज्यादा होना, एसिडिक ज्यादा होना मतलब H+ ज्यादा होना, और H+ ज्यादा होना मतलब K ज्यादा होना। अब हम बात करेंगे पीके। पीके कैसे निकाला जाता है, माइनस लॉग वैल्यू ऑफ के। ये जितना ज्यादा होगा उतना ही उसका पीके नेगेटिव वैल्यू है ना, उतना ही पीके क्या आएगा, कम आएगा। यानी पीके कम आना मतलब मोर एसिडिक। तो पीके ए वैल्यू इज मिनिमम। अगर मिनिमम बोले तो मोर एसिडिक है, और पीके ए वैल्यू अगर बोले मैक्सिमम है इसका मतलब लेस एसिडिक है। एक एसिडिक और बेसिक नहीं पूछिए, कभी कभी पीके वैल्यू पूछता है। तो अगर हम बात करेंगे HA पे तो K ऐसे निकाला जाता है, ये जितना ज्यादा होगा एसिड जितना ज्यादा होता है उसका H+ उतना ही ज्यादा होता है, उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये ज्यादा है तो ये ज्यादा होगा, और ये ज्यादा है तो एसिडिक ज्यादा होगा। लेकिन उसका पीके का मतलब माइनस लॉग आ गया, तो पीके वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी एसिडिक ज्यादा मतलब H+ ज्यादा, H+ ज्यादा मतलब K ज्यादा, K ज्यादा मतलब पीके कम होना। पीके मिनिमम होना मतलब मोर एसिडिक, और पीके मैक्सिमम होना मतलब लेस एसिडिक। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम पीके वैल्यू। मैक्सिमम पीके वैल्यू मतलब लेस एसिडिक बोलना है। लेस एसिडिक कौन है, सबसे लेस एसिडिक कौन है, इसमें बताओ सबसे लेस एसिडिक कौन है। तो पहले एसिडिक चेक करने के लिए क्या करेंगे, कॉन्जुगेट बनाएंगे इसका। तो कॉन्जुगेट बना दो, यहां पर क्या होगा माइनस, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा माइनस। अब इस कॉन्जुगेट का स्टेबिलिटी चेक कर लो, यही करेंगे ना। एसिडिक चेक करना है तो हमें कॉन्जुगेट बनाना पड़ेगा। अगर एसिडिक ऑर्डर चेक करना है तो याद रखना उसका हमें क्या बनाना पड़ेगा, कॉन्जुगेट बेस बनाना पड़ेगा। और उस बेस का हम क्या चेक करेंगे, स्टेबिलिटी। अब यहां हमने सब पे हाइड्रोजन हटा दिया और कॉन्जुगेट बना दिया, माइनस लगा दिए। अब बताओ सबसे ज्यादा अनस्टेबल कौन है, क्योंकि जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा, अब ऐसा सोचना है, कैसे सोचोगे, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही H+ क्या होगा, मोर रिलीज करेगा, और ज्यादा रिलीज करेगा तो वो मोर एसिडिक होगा। तो यहां पर स्टेबिलिटी चेक करने का मतलब ये हुआ कि बनने के बाद जो जितना स्टेबल होगा, H+ रिलीज करने के बाद जितना ज्यादा स्टेबल होगा उसमें एसिडिक क्या होगा, ज्यादा होगा। और एसिडिक ज्यादा होगा तो ये सब चीजें ध्यान रखना है। तो इसीलिए जितना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ही एसिडिक ज्यादा होगा। तो मुझे ये बताओ इसमें सबसे लेस स्टेबल कौन है या मोर स्टेबल कौन है, ये बताओ मेरे को। लेस स्टेबल कौन है, हाँ क्यों लेस स्टेबल है, क्योंकि यहां पर इसको इलेक्ट्रॉन्स देने के लिए 3-3 साइड से इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, और ये निगेटिव की वजह से परेशान है, ये निगेटिव चार्ज की वजह से परेशान है। और यहां पर ये +I के द्वारा इसको +I के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स दिया जा रहा है, यहां भी दिया जा रहा है और यहां भी दिया जा रहा है, यहां भी दिया जा रहा है। लेकिन यहां पर क्या है, 3-3 साइड से उसको दिया जा रहा है। तो इसमें सबसे लेस स्टेबल ये है। तो लेस स्टेबल ये है, इसका मतलब ये अपना H+ जल्दी रिलीज नहीं करेगा, और जल्दी जब रिलीज नहीं करेगा तो इसका एसिडिक क्या हो जाएगा, एसिडिक वैल्यू क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर कम होगा। एसिडिक नेचर कम होना मतलब पीके क्या होगा, इसका पीके मैक्सिमम होगा।
इसमें मैक्सिमम पीके बोला है, आंसर डी होगा। ये लिख लेना कैसे कैसे एसिडिक चेक किया जाता है। एसिडिक कहने का मतलब क्या हुआ, H+ को रिलीज करना। जो जल्दी H+ रिलीज करेगा वो ज्यादा एसिडिक होगा। हम कैसे जानेंगे कि कौन जल्दी H+ को रिलीज कर रहा है? हम क्या करेंगे, H+ को रिलीज करवा के और क्या बना देंगे, कॉन्जुगेट बेस बना देंगे। अब कॉन्जुगेट बेस का हम क्या चेक कर लेंगे, स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी से H+ को रिलीज कर देगा, और रिलीज करेगा तो एसिडिक ज्यादा होगा। अब एसिडिक ज्यादा होना मतलब H+ को जल्दी रिलीज करना, H+ ज्यादा होना मतलब Ka का वैल्यू ज्यादा होना, Ka का वैल्यू ज्यादा होना मतलब Pk का वैल्यू कम होना, यानी मिनिमम Pk मोर एसिडिक और मैक्सिमम Pk लेस एसिडिक। तो लेस एसिडिक के लिए ये क्या होगा, अनस्टेबल। तो यहां पर हम इसीलिए अनस्टेबल चेक कर रहे हैं, हम स्टेबल नहीं चेक कर रहे हैं, हम अनस्टेबल चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में मैक्सिमम पूछा है, यानी ये कुल मिला के लेस एसिडिक पूछ रहा है। तो लेस एसिडिक में जितना ये अनस्टेबल होगा उतना ही जल्दी रिलीज नहीं करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिनॉल स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के नहीं होगा ये सोचोगे कि ऑर्गेनिक